गया माइक बता। मैथ की वीडियो रिकॉर्ड किया हो ना 2 बजे, उसमें आधी आवाज़ आ गई नहीं है, क्या कर सकते हैं अब। माइक नया लेना होगा, अब जब तक माइक लेंगे तो आज का दिन तो चला जाएगा ना। फिर आज की क्लास तो गई ना। स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। एक चीज़ समझना कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जब लिखा जाएगा तो वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगी, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में। और अगर ऐसा लिखा जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अगर के एक्स लिखा जाएगा तो इसका मतलब है वेव जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। थोड़ा इसको ये बात को याद रखना। अब इसका जो कहानी है, दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस और टाइम, ये सब नहीं, सीधा हम इसकी फॉर्मूला समझते हैं कि जब वेव ट्रेवल करती है तो उसके पास जो स्पीड होता है वो होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के, जहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसकी वैल्यू है 2 पाई बाई टी, के की वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा। सिंपल, इतना सही है, बस ओनली फॉर्मूला, ठीक है, केवल फॉर्मूला। अब ऐसा लगा मैं जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ पुश करना, उस पर छोटा सा टिक मार लिया करो, ऐसे जैसे मैंने ये पढ़ा दिया टिक मार लो तो समझ आएगा ये पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ना है। समझ गए मेरी बात। बाउंड्री इफेक्ट टॉपिक है, बाउंड्री इफेक्ट। बाउंड्री इफेक्ट। अब इसमें ये होता है कि जब वेव कोई ट्रेवल करती है और किसी रिजिड बॉडी से टकराती है, व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग। अब मैं यहाँ पे बहुत मेरा मन कर रहा है कि मैं ना सिमुलेशन दिखाऊं, नहीं चल रहा है वो, हाँ चल रहा। अगर मैं यहाँ पे सिमुलेशन दिखाने के बाद तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी सिमुलेशन दिखाऊं, नेट ही नहीं चलेगा, एकदम थगेस जिंदगी, थगेस। अगर मैं यहाँ पे भी देखना नेट नहीं चलेगा, सिमुलेशन दिखा के करूँगा क्या कि मैं कहूँ चलो मैं बाउंड्री इफेक्ट का सिमुलेशन दिखा दूँ कि वेव कैसे ट्रेवल करता है। सिमुलेशन का स्पेलिंग क्या होता है? चल गया। बाउंड्री इफेक्ट में क्या होता है कि वेव जो है किसी सॉलिड से टकराती है, और जब सॉलिड, ये चलेगा नहीं, जब सॉलिड वेव से टकराएगी, किसी सॉलिड सरफेस से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। बट इसमें जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तो क्रस्ट का ट्रफ बन जाता है और ट्रफ का क्रस्ट बन जाता है। कंटेंट नहीं चाहिए मेरे को। अभी फिलहाल जो है थ्रेड जो है उसमें सेम, मतलब अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम थ्रेड की मोटाई भी चेंज करेंगे, एक ही थ्रेड का थिकनेस को है जो चेंज करेंगे। अगर सेम थिकनेस है तो सेम मीडियम होगा। अभी थ्रेड को बीच में पतला और मोटा कर देंगे तो रेयर और डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक ही है, कोई मिले एनिमेशन तो फिर हम दिखा पाए, पता नहीं है भी नहीं इसमें एनिमेशन। उस सिमुलेशन वीडियो नहीं मिली ना, मिल जाती बहुत बढ़िया से होता, समझाना आसान होता है। चलो नहीं मिल कोई बात नहीं। स्पेलिंग क्या आता है सिमुलेशन का? SIMU। ये वाला चल क्यों नहीं रहा? पहला लिंक है ना ये, एक सही था, मैं भी घर पे चला रहा था, चल रहा था ये वाला लिंक, फिजिक्स क्लासरूम वाला। यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कह रहा है, यूज इन इंटरैक्टिव, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। चलो इस एरर आ रहा है, पता है ये
रन सिमुलेशन, कुछ सेट करना पड़ेगा मेरे को, स्पीड वगैरह सेट करना पड़ेगा लग रहा है। अभी इसमें ऐसा कुछ समझा रहा है कि वेव जब आगे जा रही है, कहीं यहाँ पे रिजिड बाउंड्री होगी, टकराई, रुक गई, तो चल क्यों नहीं रही है, आगे पूरा क्यों नहीं चल रही? ये तो चलो वेव मूव कर रही है केवल ना, रनिंग डेंसिटी सिमुलेशन यहाँ पे स्टॉप हो जा रही है, पता नहीं। अब जैसे क्या होगा, जब यहाँ पे बाउंड्री होगी, टकरा कर रिफ्लेक्शन होगा, लाइक वापस जाएगी, क्योंकि ये ना इस पे वॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी। कहीं है क्या? अच्छा, रिफ्लेक्शन एंड है, रन सिमुलेशन। हाँ, तो देखो नीचे ना इसका क्रस्ट का ट्रफ हो गया, क्या हो गया? अगर थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, हर पॉइंट पे जो क्रस्ट बना था उसके हर पॉइंट पे नीचे ट्रफ आते जा रहा है। यानी अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे वेव इसमें जा रही है, इसमें बनाया गया है और ट्रेवल कर रही है ऐसे, जब वापस आएगी तो इसी के पास यहाँ पर इसका ट्रफ भी मिलेगा, ऐसे जस्ट इसके नीचे ओवरलैप करेगी। यानी एक रॉड पे अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से मैप करेगी, क्रस्ट ट्रफ आपस में मीट हो जाएगी, क्रस्ट और ट्रफ आपस में, और एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी। क्या करेगी? कैंसिल आउट करेगी। और इसमें जो फेज डिफरेंस होता है, मतलब जो गैप होता है पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का, वो होता है पाई रेडियन। कितना होता है? पाई रेडियन। ये जो फेनोमेना पढ़ रहे हो इसको बोलते हैं बाउंड्री इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बाउंड्री इफेक्ट, बाउंड्री इफेक्ट। अब इसमें बाउंड्री इफेक्ट में ये रिजिड बॉडी है, अगर मैं एक काम करूं कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं जो सेकंड दिया है, ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री में क्या है, यहाँ पे वॉल थी, वॉल की जगह पर मैं कुछ एक ऐसा व्यवस्था कर दूं, नहीं होता ऐसे चरखी लगा देते हैं हम, एक साइकिल, कुछ क्या बोलते हैं इसको यार, सर्कुलर रिंग टाइप का, सर्कुलर रिंग टाइप पे, और इसमें हमने थ्रेड बांधा और हमने इसको थ्रेड को ऐसे किया, तो जब यहाँ से वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे यहाँ पे आएगी, मान लो ऐसे आगे करके ऐसे जा रही है आगे, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ये वाला जो मेरा रिंग है वो ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने से क्या हुआ, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन क्रस्ट का ट्रफ नहीं बनेगा। जब वापस आएगा तो वापस भी देखो कैसे आ रहा है, ट्रफ बन के ही आ रहा है। ठीक है, फ्री एंड, हाँ देखो वापस ही गया ना, ट्रफ नहीं बना। क्या बना? ट्रफ नहीं बना। इस तरह का जो मोशन है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री। क्या बोलते हैं? फिगर 15.12, 15.12, 15.11 में क्या हो रहा है, क्रस्ट का ट्रफ बन रहा है। व्हेन द ट्रेवलिंग वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, रिजिड बाउंड्री, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक विद अ फेस रिवर्सल। फेस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। क्या हो गया? रिवर्स हो गया। एंड इट बैक विद द फेस रिवर्सल एंड फेस डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, ऑफ पाई रेडियन। ओपन बाउंड्री बता दिया, ऐसा क्यों होता है, अगर आप पढ़ोगे इसमें लिखा कि जैसे ही वेव यहाँ पे आती है, जो ये लाइट रिंग लगा हुआ है इसमें गोल सा चरखी, ये ऊपर चला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर रिलैक्स होती है तो नीचे आती है, तो वेव वापस तो जाती है लेकिन क्रस्ट का ट्रफ नहीं बना, क्रस्ट का नहीं बना। ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका भी आगे यूज करेंगे थोड़ी देर में कि क्या होता है। ठीक है, हेंस when traveling wave is reflected from a free or open boundary, it suffer no phase change। याद रखना, इसमें फेस चेंज कितना है? पाई का। और इसमें जो सेकंड वाले में क्या है? जीरो। कितना? जीरो। इसमें है 5, इसमें है जीरो फेस चेंज। वापस तो गई रिफ्लेक्ट, लेकिन क्रस्ट का ट्रफ नहीं बना, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हुआ है। और एम्पलीट्यूड में भी कोई अच्छा एम्पलीट्यूड तो दोनों में नहीं चेंज हो रहा है। अब इसमें आपको देखो इक्वेशन लिखा गया है, इसको कैसे इक्वेशन, ये तो होगा एक्सपेरिमेंट, इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो आपका जो इंसिडेंट वेव है वो ये है, x, t, दैट इज a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आपकी इनिशियल वेव है जो इस तरह से ट्रेवल कर रही है। अब क्यों नहीं पूरा क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि केवल क्रस्ट से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। साइनोसाइडल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा समझाना, तो केवल एक क्रस्ट को लिए उसको या केवल ट्रफ को ले लो, दोनों में से कोई एक चीज ले लो, तो केवल क्रस्ट को लेकर समझाया जा रहा है। ठीक है, जब ये टक्कर खा के वापस आएगा तो अब किस मूव में करेगा? मूवमेंट होगा इसका माइनस एक्स एक्सिस में। किसमें? माइनस एक्स एक्सिस में। रिजिड बॉडी में जब, हाँ, लेकिन टकरा कर वापस आएगा किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स डायरेक्शन में।
लेकिन एम्पलीट्यूड जो पहले ऊपर की तरफ था अब क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, यानी ए भी क्या हो जाएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा प्लस। तो आफ्टर रिजिड बॉडी रिफ्लेक्शन आपको हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। माइनस ए क्यों हुआ क्योंकि क्रस्ट का ट्रफ बन गया, क्या बन गया, ठीक है, क्रस्ट का ट्रफ बन गया। सेकंड में ओपन बॉडी में क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का पॉजिटिव ही रहा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा और केवल किस डायरेक्शन में आ गया, वापस माइनस एक्स एक्सिस में। तो यहां पर हो जाएगा आपका प्लस। यहां तक कोई दिक्कत, ओपन बॉडी, ठीक है इतना। एक चीज और समझिएगा, जब क्रस्ट और ट्रफ एक जगह मिलते हैं, जैसे ये वेव है और इसका मैंने रिफ्लेक्शन वाला बनाया, ये वाला जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट जिस पॉइंट पे करते हैं वहां पे बनता है नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। चलो एक चीज और समझाते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा वेव है, ठीक है, ये है वेव नंबर 1 और ये है वेव नंबर 2। जब ये आपस में मिलेंगे, अभी पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब ये आपस में मिलेंगे, ये इसका इतना क्रस्ट और ये इसका इतना ट्रफ, ये जब मिलेंगे कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा, देखिएगा। हाँ, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ऊपर वाले का वेव 1 और ये वेव 2, ये मिला वेव 2। तो यहां पर एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं, नोड। और जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, उसको एंटी नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो नोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोड पे क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, उसको बोलते हैं नोड। ऑब्वियसली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बॉडी, rigid boundary, the incident and reflected ray pulses meet in a opposite phase at the end point, so cancel each other. हाँ, phase same होगा, hence node is formed at the boundary and there is a net displacement is zero। मतलब पार्टिकल जहां पे है वहीं पे रह गया, कहीं पे भी गया नहीं, उड़ के गया ऊपर, फिर वहीं पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे नोड बनेगा, यहां पर भी बनेगा। ये नीचे है ना, ये वाला नीचे है, ये वाला वेव 1, ये है वेव 1, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा आपका वेव 2, फिर ऐसे पैटर्न बनता जाएगा, इस तरह से पैटर्न नोड एंड एंटी नोड बनता जाएगा। इस सिमुलेशन में कहीं पे कहीं देखो कि नोड एंटी नोड है क्या, इस वाले में नहीं है। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है वैसे नोड एंटी नोड का। अगला है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो हम लोग लाइट में पढ़े, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। अब यहाँ पे मीडियम नहीं चेंज करना है, थ्रेड की थिकनेस को चेंज करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होता है वो टेंशन पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड करता है, टेंशन। जितनी, अब जैसे मान लो कि ये एक ऐसा बनाते हैं हम लोग, यहां से इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया हमने एक ऐसा थ्रेड बनाया कि यहाँ ये वाला हिस्सा पतला और ये वाला मोटा है, ये वाला हिस्सा पतला और ये वाला मोटा है, इन दोनों में अलग अलग टेंशन क्रिएट होगा, इन दोनों में थ्रेड सेम ही है, बट डायमेंशन की वजह से, डायमीटर की वजह से इसमें टेंशन। अब यहां पे लिखा है कि जो थिनर वायर होगा, वो रेयर मीडियम की तरह काम करेगा। जो थिन वायर होगा, थिन स्ट्रिंग होगी, वो रेयर मीडियम की तरह काम करेगी, और जो थिक वाली होगी वो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी। अब मीडियम चेंज हुआ मतलब टेंशन चेंज हुआ, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अगर डायग्राम ऑफ 15.3 देखिए तो ए वेव जारी है, किसी टकराकर वापस आई, लेकिन कुछ हिस्सा वापस आया पतले वाले में और मोटे वाले में आगे ही जा रहा है। बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे, हैज सोन इन फिगर 15.3a व्हेन वी वेव पल्स ट्रेवल फ्रॉम थिनर स्ट्रिंग टू थिकर स्ट्रिंग, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब होता है जहां पे दो मिल रहे होते हैं, उसको इंटरफेस बोलते हैं।
द रिफ्लेक्टेड पल्स ट्रेवल फास्टर, जो रिफ्लेक्टेड हुई है वो जो नीचे आ गया, देखो हम्प बन गया ना, देखो ऐसे गया, अब यहां से ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक हो गया। जब ये ट्रेवल किया आगे कुछ कुछ, तो आपका सिंपल ऐसे निकल गया, इसी में कलर चेंज कर बना रहा हूं, नहीं बन पाएगा, टकरा कर कुछ रिफ्लेक्टेड बैक हुआ, ये है रिफ्लेक्टेड बैक वाला, ठीक। और कुछ जो है इसी के साथ आगे गया इस तरह से, ये जो आगे जा रहा है यहां पर ये रिफ्रैक्टेड हुआ है, क्या हुआ है, रिफ्रैक्टेड, और ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड। जब रिफ्लेक्टेड हुआ है तो क्या हुआ, फेस चेंज हो गया है, रिफ्रैक्शन में फेस चेंज नहीं हुआ है। हैज सोन इन शेप, हाँ नहीं शेप भी नहीं चेंज हुआ है, एम्पलीट्यूड स्पीड का होगा, कम या ज्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहां पर भी एम्पलीट्यूड ए है, यहां पर भी एम्पलीट्यूड ए है, और यहां पर भी एम्पलीट्यूड ए है, बस ये स्लो डाउन हो जाएगा और ये वाला जो जाएगा वो फास्टर होगा, क्या होगा, तो रेयर मीडियम में स्पीड कैसी होती है, फास्टर, कैसी, फास्टर, और डेंसर मीडियम में स्लोअर। इस पैराग्राफ में पढ़ोगे जो बात है वही लिखा हुआ है। हैज सोन इन फिगर 15.3a, सोना नहीं है पुष्कर, ठीक, सो नहीं रहो, व्हेन वेव पल्स ट्रेवल फ्रॉम थिनर स्ट्रिंग टू थिकर स्ट्रिंग, it is partially reflected and partially refracted at the interface, and the reflected pulse travel faster while reflected pulse travel slower. Also the reflected pulse suffer a phase change, reflected ray suffer a phase change 180 degree while reflected pulse do not show any phase change. Refracted वाला do not show phase change, वहीं पे ये चेंज किया है फेस, देखो क्रस्ट का ट्रफ बन गया, यहां पे क्रस्ट का क्रस्ट ही रहा ना, ठीक। हैज सोन इन फिगर 15.b, अब देखो 15.b में देखो पहले थिकर है बाद में थिनर है, पहले डेंसर है फिर रेयर है। हैज सोन फिगर 15.b व्हेन पल्स ऑफ क्रस्ट ट्रेवल फ्रॉम थिकर टू थिनर बोथ द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड पल्स ट्रेवल हैज अ क्रस्ट। सुनो, पहले वाले केस में जो साउंड जा रही थी यानी जो वेव जा रही थी वो थिन से थिक की तरफ जा रही थी, ठीक है ना, ये पैटर्न था। बी पार्ट में थिक से थिन में जा रही है, तो आप देखोगे जो रिफ्लेक्टेड वाली है उसका भी क्रस्ट सेम है, फेस 0, और रिफ्रैक्टेड वाला का भी फेस 0, सीधे चली गई है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो पहले वाला केस है इसने कॉन्ट्रास्ट बना दिया, कहां पे, हाँ एक ही का दो बन गया, पहले वाले केस में ये बना रिफ्रैक्शन की वजह से और ये बना रिफ्लेक्शन की वजह से, ये ओरिजिनल था व्हाइट वाला। सेकंड केस में भी अगर बनाने की कोशिश करें, अगर हम बनाने की कोशिश करें इसको, एक तो इसको ना विजुलाइज करना बहुत कठिन है। तो सर ये जो फर्स्ट वाला केस है पूरा एंड पॉइंट के जाने के बाद, हाँ एंड पॉइंट है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद, वापस टकराने के बाद, ये इनिशियल जा रहा है, हाँ समझ रहा क्रस्ट का ड्रॉप बना वो रिफ्लेक्शन की वजह से और क्रस्ट का क्रस्ट बना रिफ्रैक्टिव की वजह से। हाँ। Hence waves suffer no phase change during the refraction from one medium to another medium. अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या है मैं बताता हूं। बस खत्म होने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज नहीं हो पाएगा, क्लास और लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ी क्लास नहीं हो पाएगा ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐसे समझ लो, मान लो पानी है, वो रुका हुआ पानी है, यहाँ पे कोई एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है लकड़ी का, तालाब है, उसमें रिंग बन रही, पहली कॉन्सेंट्रिक रिंग आई वेव फॉर्म में, इसको इसने धक्का मारा, थोड़ा इतना ऊपर गई, यहाँ पर पानी की लहर आई, ऐसे ऐसे पानी की लहर आ रही, यहाँ पे रखा हुआ स्टोन आई, उसने धक्का मारा, थोड़ा ऐसे ऊपर गई। अब क्या हुई, साथ में दो पानी की लहरें आई, दो पानी की लहरें आई, तो यहां पे जो स्टोन रखा था उसको दो पानी की लहरें टक्कर मारेंगे, एक दो, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर हुआ, तो यहां पे क्या हुआ, वेव 1 और वेव 2 आपस में चिपक गई, क्या हो गई, तो इसको बोला गया सुपर इम्पोज। क्या बोला गया, सुपर इम्पोज। अब सुपर इम्पोज हम पढ़ेंगे कि कई तरह से हो सकता है कि क्रस्ट क्रस्ट मिल जाए, ट्रफ ट्रफ मिल जाए, तो हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। अगर ऐसा हुआ, यह है वेव 1, यह है वेव 2, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड है A1, ये है वेव 2,
इसका एम्पलीट्यूड है A2, और ये वाले सुपर इंपोज हुए, क्रस्ट से क्रस्ट हुआ और ट्रफ से ट्रफ हुआ, तो जो नया वेव मिलेगा वो मिलेगा A1 प्लस A2, ज्यादा हो गया। बट सेकंड, और ऐसे भी हो सकता है सेकंड, ये इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन में ये इंटरफेरेंस जब बढ़ जाता है। अब पढ़ोगे आगे चल के, इंटरफेरेंस में दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव है, इसने क्या किया, लाउड कर दिया किसी चीज को। दूसरे केस में क्या हो सकता है, हमारा ऐसे भी तो वेव चालू हो सकती है। नोट्स नहीं बन रहा इसका, फिर ये सुपर इंपोज हो गया। नोट्स क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे फिर पढ़ाते ही रह जाएंगे। हो चुका, सुपर इंपोज हुआ। अब देखना, ये वाला इसके साथ जा रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, तो नेट जो मिलेगा वो केवल आपको सिंगल पॉइंट मिलने वाला है। क्या मिलेगा, सिंगल पॉइंट मिलेगा। इस तरह के सुपर इंपोज इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। सुपर इंपोज का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा वेव आपस में जुड़ जाए और उसका इफेक्ट मिले। तो कंस्ट्रक्टिव मिल सकता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छी चीज मिली भाई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। डिस्ट्रक्टिव मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। क्या हो गया, मान लो इसका था, अच्छा ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर ना हो, A1 और ये A2, अगर बराबर है तब तो जीरो हो गया, A1 माइनस A2। लेकिन ऐसा हो सकता है A1 बड़ा हो A2 से, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको A1 माइनस A2 मिलेगा। हो सकता है A2 बड़ा हो आपका, तो A2 माइनस A1। बट जो मेनली हम बात करते हैं सारा ये सुपर इंपोज का, कि सारे के सारे साउंड जो हैं वो एक ही सोर्स से जनरेट हो रहे हैं, उस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यहां पर A1 इज इक्वल टू A2, क्योंकि एक ही सोर्स से निकल रहा है, एक ही स्पीकर से निकल रहा है। समझ गए, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर नेगेटिव में आया तो मतलब हम डाउनवर्ड्स, start करेंगे हाँ ट्रफ से चालू करेंगे। और पॉजिटिव पे ट्रफ। अब इसमें देखते हैं इसका सिमुलेशन देख पाए अगर मैं, कैसे चालू होगा प्लीज, अटक गया ये ये रेड और ब्लू वाले सुपर इंपोज हो रहे हैं और ये बन रहा है पर्पल वाला। तो एक बार स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक बार बड़ा बन रहा है। तो क्रस्ट से क्रस्ट जब भी मिलेगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जब क्रस्ट ट्रफ अपोजिट मिलेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। यहां से हम कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोनों का देखो एम्पलीट्यूड सेम रखा गया, देखो 1 मीटर रेड वाले का भी है और 1 मीटर, और वेवलेंथ भी सेम है, मतलब दोनों सेम है। और अच्छा ऐसे ऐसे आपके 12th में पढ़ोगे, ऐसे वेव को कोहेरेंट वेव बोलते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड, जिनकी वेवलेंथ सेम होती है उसको कोहेरेंट बोलते हैं। जो कोहेरेंट नहीं होते हैं वो इनकोहेरेंट, मतलब जिनका वेव और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ सेम नहीं है, वो दो अलग अलग सोर्स से हुए। एक मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, हम दोनों की आवाज जब मिक्स होगी तो वो इनकोहेरेंट है। क्या है, मैं ही बोल रहा हूँ धीरे चल, मेरे से निकल रहा है जो साउंड वेव, एक ही सोर्स है, तो वो कोहेरेंट वेव है। क्या है, कोहेरेंट वेव है। थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिखा पा रहा है जैसा मैं देखना चाह रहा हूँ। ये वाला ओपन हुआ था ना, हाँ यही वाला ओपन हुआ है। ये भी सेम ही होगा हमको लगता है, ये किसी और स्ट्रक्चर में होगा, है ना, किसी और स्ट्रक्चर में होगा, छोड़ जान दो। सुपर इम्पोज का मतलब यही होता है जब दो वेव आपस में एड ऑन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। अगर मैथमेटिकली लिखें तो मान लो आपका वेव है y1 पहला, दूसरा है y2 डॉट 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 yn, तो नेट आपको जो मिलेगा ये मिलेगा सुपर इम्पोज, आपको वेव मिलेगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल हो गया। क्या हो गया, मैथमेटिकल हो गया।
यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की गई है। दो तरह का केस, सुपर इम्पोज ऑफ टू आइडेंटिकल पल्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, फिगर 15.4। दूसरा है सुपर पोजिशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पल्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो फर्स्ट केस में क्या दिखाया गया है कि दो वेव है। अच्छा, केस समझाने के लिए केवल क्रस्ट लिया जा रहा है। मैंने अभी क्रस्ट ऑफ दोनों लिया था, केवल क्रस्ट। मान लो पहला वेव अपनी एक स्पीड से पहुंच रहा है इसके पास, एक और आ रही है, दोनों अप्रोचिंग कर रहे हैं दूसरे के पास। ठीक है, ए से लेके एफ तक आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं। पहले ये आएंगे पास में, सी पे देखो टकरा रहे हैं, फिगर 15.4 अपर टकराए एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। यहाँ टकराने के बाद ये वापस जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं। इसमें क्या हो गया कि इसमें पूरा ऐड नहीं हुआ, टकरा कर फिर वापस हो गया। लेकिन जिस पॉइंट पे टकराए हैं, जैसे पॉइंट 2 पे टकराए हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो सबसे अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ऐड हो गया। क्या हो गया? वहीं पे अगर हम जाओ फिगर 15.15, उसमें देखो सी वाला पार्ट डॉटेड लिखा है ना, यहाँ पे ये वो पोजीशन है जहाँ पे क्रस्ट ट्रफ्ट एक साथ मिले और क्या हो गया? एम्पलीट्यूड 0 हो गया। क्या हो गया? 0। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? फिगर 15.14 का जो सी पार्ट है वो बताता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलता है? दो वेव का आपस में मिलना, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। सुपरपोजिशन का ही टाइप है इंटरफेरेंस। क्या? इंटरफेरेंस। आप लोग 12th में जाओगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग है, डिफ्रैक्शन और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो इसी पे काम करता है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। एक बार गो थ्रू हो जाओ क्या होता है। द डिफिनेशन की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव स्टेट दैट when a number of wave traveling through a medium simultaneously, the resultant displacement of any particle of a medium at any given time is equal to algebraic sum of displacement due to the individual wave। ये फंक्शन है v t माइनस एक्स का, इससे मत कंफ्यूज होना कि v1 इज इक्वल टू f1 vt माइनस एक्स क्यों लिखा गया, क्योंकि जो वेव है आपका वो वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन को ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, तो घबराना नहीं है। अब बस मैं आपको बता दिया कैसे ऐड होगा ये। इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे वो पहले आती थी वो सीडी चमकती थी ना, उसके रिंग अलग अलग ब्लू कलर के। दिखाता हूँ इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वैसे तो 12th में है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी का ही इनहेंस है। जैसे लाइट यहाँ से निकल रही है, एक स्क्रीन आती है, उसमें पैटर्न मिलता है डार्क ब्राइट अलग अलग कलर का। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे मिलेगा? अगले साल पढ़ोगे कुछ ऐसा, कुछ पैटर्न मिलता है। ये जो देख रहे हो बार बार ब्राइट डार्क, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और ये जो जनरेट होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के वजह से होता है। तो 12th में चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, तो वहाँ पढ़ोगे। लाइट के वजह से हो रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं 11th में साउंड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साउंड। 12th में जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे लाइट, प्रिंसिपल सेम है, दोनों वेव जैसा तो एक जैसे ट्रीट करते हैं। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी फिलहाल यहीं पे रहते हैं, 11th पे रहते हैं। अब दो तरह की वेव पढ़नी है। अभी तक जो वेव पढ़ रहे थे वो थी प्रोग्रेसिव वेव। क्या थी? जिसमें पार्टिकल एक जगह दूसरे का ट्रेवल कर रहा था, एनर्जी ट्रेवल कर रही थी। सेकंड टाइप का जो वेव आता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव देखने में लगती है वेव है, लेकिन कहा जाता है कि पार्टिकल अपनी जगह पर रखा हुआ, कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, रुकी हुई है। स्टेशनरी मतलब होता है स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं इसको, किसी किसी बुक में स्टैंडिंग वेव लिखा। तो अगला है आपका स्टेशनरी वेव। सुपरपोजिशन अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझने की कोशिश कर लो। देखो ये है फर्स्ट वेव, ठीक है, बन नहीं पाया मेरे से, गंदा ही बन गया ये। जब भी सेकंड वाला बनता है गंदा ही बनता है। ठीक है, ये है वेव नंबर 1, ये दूसरा वेव आया और ये दोनों एक दूसरे पे इंपोज हो गए। क्या हो गए? क्रस्ट से क्रस्ट मिला, ट्रफ से ट्रफ मिला। इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2 आपस में ऐड होके नया बनाया ये A1 प्लस A2। ये हो गया, ये भी सुपर इंपोज है बट एक कंस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज है। क्या है?
अगर वेव कुछ इस तरह से मिलता है आपका, ये रहा वेव नंबर 1, वेव 1, और वो कुछ चालू कुछ ऐसा हो रहा है, हो सकता है बीच में से हो, कभी चालू ऐसा हुआ है कि उसका ट्रफ पहले आया है, उसका ट्रफ पहले, भाई वेव तो ये भी है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, हो सकता है सोर्स अलग हो, है ना। तो जब इस तरह का सुपर इंपोज होगा तो क्रस्ट से ट्रफ जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे दोनों। मान लो ये 10 मीटर का है, ये भी 10 मीटर का, एग्जांपल बता रहा हूं, तो दोनों क्या हो गए, 0। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बस मिलेगी। ये भी सुपर इंपोज है, बट ये डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज है। क्या है ये, डिस्ट्रक्टिव सुपर इंपोज, ये तो वो भी है स्टेशनरी वेव काइंड ऑफ। हाँ, So the interference of waves में लिखा है कि when two waves of same frequency moving with the same speed in the same direction superpose on each other आगे is called interference of waves. इंटरफेरेंस इज अगेन एग्जाम, सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस बोलते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस में कंडीशन बस ये होती है कि जो वेव आपस में मिल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, उनका सोर्स सेम हो। अगर नहीं है तो सुपर इंपोज अभी भी हो रही है, बट वो इंटरफेरेंस नहीं है। फिगर में कैसा होगा, फिगर में जैसे ये बना रहा हूं, मैं बताऊंगा सर ये दोनों एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। ये भी 1 मीटर का है और ये भी, थोड़ी देर पहले हम एक सिमुलेशन दिखाए थे, उसमें मैंने एम्पलीट्यूड दिखाया था रेड और ब्लू का, दोनों क्या था 1 मीटर। तो जब उनका एडिशन मिला तो 1 + 1 जब मिलेगा तो क्या बनेगा 2 मीटर का, क्या बनेगा। देखो इंटरफेरेंस इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस इज एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन। कंडीशन ये है कि इंटरफेरेंस हम उसी को कहेंगे कि जब सुपरपोजिशन हो रहा हो तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव का वेवलेंथ सेम हो। क्या हो, वो तभी हो सकती है जब उनको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स एक ही हो। जैसे सोर्स चेंज किया, 2 स्पीकर रखा हमने, दोनों से जो सोर्स निकले, साउंड निकलेगा वो एक जैसा, और ये बहुत कम समय के लिए एक जैसे होते हैं। साउंड भी समय के साथ बदलता रहता है क्योंकि मीडियम है, टेम्परेचर है, दुनिया भर के फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। सराउंडिंग मीडियम, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव भी है तो भी सेम होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव, तो अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, देखो क्या होता है जब हम इसी चीज को, अभी ये साउंड है, क्या है, इसको अगर देखो, साउंड को तो हम देख नहीं सकते, सुन सकते हैं बस। जब देखना है तो हम क्या करते हैं, साउंड की जगह लाइट रख देते हैं। क्या करते हैं, लाइट। जब हम लाइट का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हैं, जो कि हम करेंगे, उसमें क्या होता है, पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। डार्क का मतलब ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। क्या हुआ, लाइट वहां से गायब हो गई, इस दुनिया से लाइट को गायब कर दो, अंधेरा छा जाएगा। पक्की बात। तो होता क्या, सुनो, जब हम जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, तो बीच में एक होता है सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। अब इसके बाद बनेगा, मान लो ऐसे बन रहा है, पैटर्न बनता है, ये बनेगा, मान लो ये बनेगा आपका डार्क, ठीक है, फिर ब्राइट, फिर डार्क। मैं ना यहां से उठा लेता हूं, बनाने में बड़ा दिक्कत हो रही है। ये पैटर्न डार्क ब्राइट का जो पैटर्न बना है वो इस वजह से बना, डार्क लाइट इसलिए हुई है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0, लाइट है ही नहीं। इस चैप्टर में समझो साउंड है ही नहीं। साउंड जब नहीं होगा तो मैं बोलता रहूंगा तो सुनाई नहीं देगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बोल रहा हूं बट मेरी आवाज आपके कान तक नहीं जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में धीरे से बोलूंगा, बहुत बहुत तेज आवाज जाएगी, क्योंकि साउंड इनहेंस हो गई। क्या हो गई है, एम्पलीफायर। देखो रिलेशन लाइट 10th 11th में जितनी प्रिंसिपल पढ़ रहे हो साउंड वेव के लिए पढ़ रहे हो, ये सारी प्रिंसिपल जब 12th में जाओगे लाइट के लिए पढ़ोगे। लाइट में पैटर्न हमें दिखेगा, साउंड में हमें सुनाई देगा, साउंड में हमें, तो ये लाइट है। यहां से जो तुम आगे इसमें कंफ्यूज नहीं करो, ये 2 सोर्स का मतलब है, यहां से कोहेरेंट सोर्स से 2 लाइट निकाल रहे हैं। ये जो क्रॉस देख रहे हो ना, इसका मतलब है यहां सुपर इंपोज हुआ है। क्या हुआ है, सुपर इंपोज हुआ। इसका पैटर्न एक स्क्रीन पे मिला है। पैटर्न देख कर आश्चर्य हुआ कि पैटर्न मिला डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, जबकि लाइट अगर मैं छोड़ूं, 2 लाइट मान लो छोड़ रहा हूं मैं, तो हमें एक एकदम चमकती हुई दीवार मिलनी चाहिए थी, बट मेरे को उस दीवार पे डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट पैटर्न मिला। इसका मतलब कुछ तो उस 2 वेव में हुआ, वो 2 वेव में हुआ सुपरपोजिशन। क्या हुआ, और वो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो उस तरह के सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा तो सुपरपोजिशन नहीं होगा, लेकिन कुछ सुपरपोजिशन ऐसे भी होते हैं। जैसे मान लो एक मेरा एक वेव है ऐसे, दूसरा आया कुछ ऐसे 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 ऐसे,
और ये भी आपस सुपर इम्पोज हो सकते हैं। तो जो मुझे वेव मिलेगा बड़ा डिस्टॉर्टेड सा मिलेगा, तो मुझे आवाज खिसकी नहीं खरखराती है कभी भी, मुझे सुनते अजीब सी आवाज आती है, साफ नहीं आती है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम। वो हो गया आपका नॉन इंटरफेरेंस सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज वहां भी हुई, आवाज वहां भी सुपर इम्पोज हुई, बट क्लियर नहीं हुई। क्या हुई? तो हो सकता है हमें ऐसा मिल रहा हो पैटर्न, ये भी सुपर इम्पोज है, रिजल्टेंट सुपर इम्पोज। बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड मिला, बहुत कम एम्पलीट्यूड मिला, फिर जीरो मिल गया। क्या मिल गया? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का चैप्टर है ये, इसका सिमुलेशन देखो ना, ज्यादा समझ आता है। ठीक है, अच्छा, स्टेशनरी वेव, यहां से क्वेश्चन आता, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के कुछ फीचर्स हैं, स्टेशनरी वेव के एनालिटिकल डेरिवेशन भी है। तो चलो पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव। देखो सर, स्टेशनरी वेव, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन with same speed along same path superimpose each other, the resultant wave does not travel in either direction, it is called stationary wave। वास्तविकता में हमें क्या लगता है कि वेव ट्रेवल कर रही है, बट रियलिटी में क्या होता है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज की वजह से एक दूसरे को क्रस्ट रफ कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वेव वहीं की वहीं रुकी रहती है। स्टेशनरी वेव सिमुलेशन, स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा है, बट कहीं आगे मूव किया नहीं कर रहा है, कहीं भी आगे मूव नहीं कर रहा है। द रिजल्टेंट वेव keep on repeating itself in the same fixed position. Some particles of medium remain permanently at rest, they have a zero displacement, their position is called node, and some other particle always suffer maximum displacement, this position called antinode, जो ऊपर जाएगा, amplitude में जाएगा। The position of node and antinode do not change with time, and that is why such wave is called stationary wave. To distinguish them from progressive wave which travel through the medium with definite speed v, in such wave there is a no transfer of energy along the medium। अभी तक जितना तुम पढ़े थे इस चैप्टर के, अभी इसके पहले तक, उन सब में पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था थ्रू द वेव, ट्रांसवर्स वेव जाए चाहे कंप्रेस, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, बट साउंड तो मेरी एक जगह दूसरे का जा रही है ना। यहां पे एक साउंड का पार्टिकल था, मान लो वो कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन में, रेयर फ्रैक्शन से ऐसे करके फिर तुम्हारे कानों तक गई। स्टेशनरी वेव में कुछ भी नहीं हुआ, पार्टिकल यहीं पे था, ऊपर गया, नीचे गया, यहीं रुक गया, आगे मूव नहीं किया। देखने में लग रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, बट वो जहां पे था वो वहीं का रह गया, स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। यहां पे जो ग्राफ तुम 15.16 नहीं सुनाई देगी। अगर हम ग्राफ 15.6 देखोगे, उसमें दो वेव है, एक सॉलिड लाइन से, एक डॉटेड लाइन से, दोनों सुपर इंपोज हुई हैं, दोनों सुपर इंपोज हुई हैं। सुपर इंपोज करके आपको देखो सबसे ब्राइटेस्ट वाला मिला है, थर्ड वाला, ये आपको रिजल्टेंट मिला, क्या मिला, लेकिन आफ्टर टाइम t4 पे ये कैसे है, इसका मैथमेटिकल एक्चुअली पूरा वो आउटपुट है, ये जो आई है ना, यहां पे अगर कहीं पे बना पाऊं मैं, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड वेव, सेकंड रिफ्लेक्टेड वेव, दो आ गई, सम ऑफ 5 है इसमें मिला के सारे, फोर्थ, so there are some, हाँ वही बात नहीं, t/4 उसमें तुम्हें दिख नहीं रहा, ध्यान से देखो, रिजल्टेंट जो है ना वो है ही नहीं इसमें, वो पूरी स्ट्रेट लाइन है। टाइम इज इक्वल टू t पे पावर जब है ना 4, डार्क कर रखा है शायद उसके लिए ना, ब्लैक वाले, जो रिजल्टेंट होगा सबसे डार्क वाला होगा, बोल्ड वाला।
अब टी पे 4 पे बोल्ड लाइन है ही नहीं, प्राइमरी दोनों है लेकिन रिजल्टेंट नहीं है, यानी स्ट्रेट जाए, क्या जाएगी स्ट्रेट। फिर टी बाई 2 पे सुपर पोजिशन होगा, टी ये सब मैथमेटिकल निकाल सकते हो तुम। फिर 3t बाई 4 पे फिर से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिर टाइम t पे फिर से आपको मिलेगा इंटरफेरेंस। तो ये जो कंडीशन है t पे पावर 4 एंड 3t बाई 4, ये दोनों कंडीशन है स्टैंडिंग वेव का कंडीशन। क्या है? स्टैंडिंग वेव का कंडीशन है। ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत खराब है, इसको मैथमेटिकली बना सकते हैं हम लोग, मैथमेटिकली हम लोग बना सकते हैं, बट हमारा कोई टास्क नहीं। कहाँ रख सकते हो बताओ? ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन क्या था बताना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस t की जगह पर एक बार आप 0 रखो, एक बार आप t बाई 4 रखो, एक बार आप t बाई 2 रखो, एक बार 3t बाई 4 रखो और एक बार t रखो। साथ ही साथ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई t, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिलेगी। एक बार 0 रख के देखो, ये पूरा 0 हो जाएगा तो केवल मिलेगा आपको a साइन के एक्स। माइनस साइनस एक्स साइन एक्स होता है शायद ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। मैं पूछ रहा हूं साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है या माइनस साइन थीटा होता है? तो यानी माइनस यहां आ जाएगा। किस केस में? इस केस में। टी पे पावर 4 पे देखो, a साइन ओमेगा टी पे पावर 4 माइनस के एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4 माइनस के एक्स। टी से टी कट गया, 2 से कटा ये, तो ये हो गया 90। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। तो फंक्शन अब मिला a कॉस ये वाली वैल्यू है ना के एक्स, a कॉस। तो अब क्रस्ट का क्या बन जाएगा? ट्रफ बनेगा। क्या बनेगा? कॉस का मतलब क्या, देखो साइन जब शुरू होता है, साइन का जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, तो कॉस का मिनिमम वैल्यू होता है। वो उल्टा शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप शुरू होता है ना, लेट शुरू होता है। तो ये आप मैथमेटिकली भी वैल्यू रख सकते हो, बट इतना हमें टेंशन नहीं लेना, मैथमेटिकली जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस समझ आना चाहिए कि ये कब स्टैंडिंग वेव क्रिएट हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत गंदा दिया है, जो भी लिखा है वेवलेंथ t बाई 4 वगैरह में, वो हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ग्राफिकल ट्रीटमेंट समझने के लिए करना है। हाँ नहीं, जैसे बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में है ये ग्राफिकल ट्रीटमेंट, एनसीईआरटी के बुक में है, तो वैसे पढ़ लो, टिक मार लो, मारो टिक मारो, वो रीड करना है तुम्हें कि क्या हुआ, कहाँ पे स्टैंडिंग वेव हुआ, स्टैंडिंग वेव की कंडीशंस क्या होती है। बनाने के लिए नहीं आएगा, इसका एनालिटिकल है, उसमें है मेरे पता, मैं वेरीफाई करके ही आया हूँ, सारा टिक मारा हूँ। अब हमें 15.17 करना है। ये जो स्टैंडिंग वेव है जिसका तुम ग्राफिकल डेरिवेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें करना है। टॉपिक का नाम है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ, अब तुम जब YouTube पे पढ़ने जाओगे ना, 14 घंटे की वीडियो है ये, 14 वीडियो है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। तो आपके पास पहला वेव है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे आपने देखा था सॉलिड लाइन से बना था, सॉलिड लाइन से। फिर उसके बाद था आपका डॉटेड लाइन से था, क्या था? डॉटेड लाइन से था। और डॉटेड लाइन वाला कब आया था? रिफ्लेक्शन हो के हुआ है, टकरा कर आया है, टकरा कर मतलब यही गया आगे और टक्कर खा के आया है, फिर आपस में क्या हुआ है? सुपर इम्पोज हुआ है। तो ये है आपका a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। दैट वेव ट्रेवल अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस आफ्टर सुपरपोजिशन v1 प्लस v2। तो इसमें क्या होता है, देखो स्टैंडिंग वेव में ना दो अलग अलग वेव नहीं होती हैं, एक ही वेव होती है जो जाती है और टकरा कर वापस आती है, और वो आपस में सुपर इम्पोज हो जाती है, तो रुका हुआ वेव बना देता है। देखो सिमुलेशन में भी देखो, एक ही वेव थी, यही जा रही है, इससे टक्कर खा के वापस आ रही है, और इसकी वजह से टकराने के देखो नोड बन रहा है। यहां पे क्या बन रहा है? नोड बन रहा है। क्या बन रहा है? तो जो रिजल्टेंट है वो रुका हुआ ही है वास्तविकता में, ठीक है। अब यहां से थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं यहां से मैथमेटिक्स। तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री सेट करेंगे इसको। कुछ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, या क्या बन रहा है ये? साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी होता है 2 साइन a कॉस बी,
ठीक है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये साइन a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से प्रॉपर्टी बना 2 साइन a कॉस बी, तो 2a साइन ओमेगा टी कॉस एक्स। थोड़ा और अरेंज करेंगे, 2a कॉस एक्स इंटू साइन ओमेगा टी वाई। अब ये देखो इसमें कहीं पे भी ना प्लस माइनस नहीं आ रहा, प्लस माइनस के एक्स नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब होता है कि ये अपनी जगह पे जब के एक्स आता है ना, इसका मतलब होता है वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो फेज है। के एक्स क्या है? फेज, जो बताता है कि मूव कर रहा है। क्या लिखा हुआ पे? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टेशनरी वेव। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। इट कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव में हमेशा क्या था? देखो ये दोनों स्टार्टिंग में तो प्रोग्रेसिव वेव थे, इनके मिलने से क्या बना है? स्टैंडिंग वेव। देखो है के एक्स, यहां पे है कहीं पे? नहीं है, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये है ही नहीं कहीं पे भी। ये होना चाहिए प्रोग्रेसिव वेव के लिए। एंड द स्टेशनरी वेव हैज सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बट हैज एम्पलीट्यूड इज, इस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये पूरा एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा, कैपिटल ए। हाँ पूरा, ये पूरा एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ तो एक नया एम्पलीट्यूड आया ए डैश, ए डैश रिप्रेजेंट किया गया, वो ए कॉस के एक्स। यहाँ पे के एक्स छूट गया था, है ना, के एक्स। ये पूरा एम्पलीट्यूड है, क्योंकि हम फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा साइन ओमेगा टी। तो ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड। तो जो तुम्हें स्टेशनरी वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड होगा ए कॉस के एक्स, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और या फोर्स कांस्टेंट, जो भी नाम लो, ठीक है। अब सर आगे आते हैं। अब हमें पोजीशन बनाना पड़ेगा कि कहां कहां नोड मिलेगा और कहां कहां एंटी नोड मिलेगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना आपको कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड या एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा रखिएगा λ/2 का ही होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड कैसे होता है देखो बताता हूं। इस पूरी लेंथ कितनी है? लैम्डा। दूसरी वाली वेव आई और इससे सुपर इंपोज हुई। यहां मिला पहला एंटी नोड। क्या मिला? सॉरी नोड। क्या मिला? नोड। कितने डिस्टेंस पे है ये पूरा लैम्डा है, तो क्या हुआ? λ/2। ये याद रखना इस बात को। तो अब एक नोड यहां मिलेगा, दैट इज नोड नंबर 1। हाँ यहाँ पर भी होगा नोड 1, यहाँ पर नोड 0 बोलते हैं इसको। हाँ वो भी लेंगे λ/2। अब देखो सर, चेंज विथ पोजीशन x, द एम्पलीट्यूड 0 एट पॉइंट वेयर, कहां पे 0 होगा? जहां पर आपका cos के एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0 करना है ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन 0 कर दो। हमें एम्पलीट्यूड 0 करना है, यानी ए की जो वैल्यू है वो 0 करनी है। तो कब होगी? एम्पलीट्यूड क्या लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? a डैश इज इक्वल टू 2a cos kx। अगर ये 0 हो जाए तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? 0। ये कहां 0 होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से ये होता है इन वैल्यूज पे, यानी कि n की वैल्यू पर 0 रखो तो π/2 पे होता है, cos π/2 पे 0 होगा। 1 रखो तो 3/2 पे 0 होगा, 3/2 पे 0 होगा। हाँ हाँ ना बोलो ऐसे। हाँ 5 पे 0 होगा। लैम्डा तो लेंथ बताने के लिए, ये वो, हाँ वो लेंथ के लिए। ये वो पोजीशन है थीटा के जहां पे नोड मिलेगा। कितना मिलेगा उसके लिए ये जो वैल्यू है उसको हम लोग k के बराबर करेंगे। किसके बराबर? k के। 2π/λ इज इक्वल टू n+1/2 इंटू पाई। के हमारा पोजीशन बताता कि कहां मिलेगा, कहां पे मिलेगा। तो जब इसको बराबर करोगे तो लैम्डा की के की एक्स की वैल्यू आ रही है 2n+1। या ऐसे याद रख लो, ऑड मल्टीपल है ना, 2n+1 क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। अब n की वैल्यू रखो, यहाँ पे 1 रख, 0 रखो, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं पहले 1 रखते हैं, 0 क्यों रखते हैं? 1 रखो, कितना हो जाएगा ये? तुम्हारे में 4 है कि 2 है? The position of zero amplitude are called node. Clearly the separation between two consecutive। अच्छा ठीक है, यहाँ पर consecutive के बीच में λ/2 देखना है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको देगा नोड का पोजीशन। आप यहाँ पर n की वैल्यू एक बार
0 रखो मतलब ओरिजिन वाला केस होगा, तो कितना आएगा लैम्डा बाई 4, 1 रखो तो 3, इनके बीच का डिफरेंस देखो तो माइनस करके लैम्डा बाई 2 आ रहा है, नहीं डिफरेंस कितना हो रहा है 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, तो 2 लैम्डा बाई 4 दैट इज लैम्डा बाई 2, यानी ये सही है, ये सही है, ठीक है। अच्छा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। सेकंड केस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कॉस के एक्स प्लस माइनस 1 हो जाए, माइनस का मतलब बस डाउनवर्ड डायरेक्शन, यही ना, माइनस वाई एक्सिस। तो इस केस में आपका जो के एक्स है वो होगा एन पाई के बराबर, कॉस के एन पाई मतलब 180 डिग्री 80 डिग्री है ना, कॉस 180 ऐसे होता है, ठीक है। के बराबर करेंगे इसको तो 2 पाई लैम्डा के की जगह रखेंगे एन पाई, तो ये आपका x इज इक्वल टू आ रहा है एन लैम्डा बाई 2, ये मिलेगा आपका एंटी नोड का पोजीशन, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम। अच्छा इसमें भी देखो n की वैल्यू रखो 0 तो 0 हो गया, 1 रखो तो क्या आएगा लैम्डा बाई 2, 2 रखो इनके बीच का डिफरेंस माइनस, चलो वो हम किसको पहले ले लेंगे, गैप लैम्डा बाई 2 ही आएगा ना हर बार, बात समझे। मान लो यहाँ पर अगला हो गया लैम्डा, अगला नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो 3 लैम्डा बाई, इनका कॉन्सेक्यूटिव भी लैम्डा बाई 2 होगा और इनका भी गैप, यानी सही है हमारा। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एंटी नोड, क्लियरली द एंटी नोड इज सेपरेट बाई लैम्डा बाई 2 एंड लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द पेयर ऑफ नोड। अब ये चेंज का टाइम हम देख लो, साइन ओमेगा टी को 0 बराबर क्या है देख लो, किस साइकिल में कन्वर्ट होगा। थोड़ा तेज चल रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे है हमारा, स्लो चलेंगे तो हमारा चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ने से बेटर है कि थोड़ी स्पीड बढ़ा ली जाए, बाद में देख लेंगे रिवीजन मोड में जो नहीं समझ आएगा। इसका तो डेट शीट भी आ गया। अब इसके बाद मेरे को थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स कराना है 2 हफ्ते में, तो एक हफ्ते में थर्मल, एक हफ्ते में थर्मोडायनेमिक्स। अगर बड़ी क्लास ले लिए तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, 2 घंटे, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी बहुत आसान है, लेंदी है, थ्योरी की है, बस पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। थर्मल में 7 का आ रहा, 7 3 कितना हो गया, वो 3 नहीं पढ़ोगे तो 7 नहीं समझ आएगा, उसी का तो एप्लीकेशन है ना, उसी के साथ है, साथ में ही है, दोनों साथ में ही है, तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल है वो 10 नंबर का, तो तेजी तेजी पढ़ना पड़ेगा उसको भी। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कितने दिए हुए हैं टोटल, 6 7 8 9 10 10 दिए हैं, 3 याद कर लेना, 3 याद कर लेना, कोई 3 याद कर लेना। ये थ्योरी आएगा, अगर मान लो लिखने को राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेशनरी तो ये लिख देना। डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, ये भी जरूर याद कर लेना। दो टॉपिक और 3 टॉपिक और रह रहा, बीट भी है हमारे पास, कंपैरिजन है, हाँ पॉइंट याद ही करना, 3 या 3 दिन याद कर लेना। इसके बाद ये है स्टेशनरी वेव इन व्हेन बोथ एंड से बांध दिया जाए, फर्स्ट वाइब्रेशन सेकंड वाइब्रेशन, ये सब भी देखना है। इसका एनालिटिकल मेथड भी देखना है, ग्राफिकल मेथड भी है और एनालिटिकल, ऊपर है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसके बाद है आपका, हाँ फिर ऑर्गन पाइप होगा एक, आज नहीं, आज इतना ही रोक रहा हूँ मैं, इतना पढ़ के आओ, ठीक है। उसका डाउट है लाओ पूछो, न्यूमेरिकल करना है, हाँ करना है न्यूमेरिकल, फॉर्मूला न्यूमेरिकल करो, सारे करो, फॉर्मूला बेस है न्यूमेरिकल, फॉर्म जितने भी न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूला बेस है। कौन सा ये, when two wave of same frequency moving with same speed in opposite direction in a medium superposed, टू वेव्स कह रहा है वो एक ही लाइन में होगा कि अलग-अलग कर सकते एक ही फेज में, मतलब एक ही प्लेन में होगा, 2 अलग अलग वेव, जैसे इसी रूम में दोनों वेव हो, हाँ। When two wave of same frequency moving with same speed in opposite direction in a medium superposed each other, they produce stationary wave. Stationary नहीं, beats वाला third point. अच्छा थर्ड, बीट तो भी आगे भी आएगा टॉपिक है। When two wave of slightly different frequency moving, बीट वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कह रहा है कि अगर अलग अलग फ्रिक्वेंसी की हम
दो वेव को फ्रीक्वेंसी, हाँ स्पीड सेम है और सेम डायरेक्शन में, तो जब मिलेंगे तो बीट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? बीट। इंडिविजुअल सुनाई देगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे, हाँ अलग अलग, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे सितार बज रहा है, वायलिन बज रहा है, क्या होता है ना अलग अलग, सबके बीट्स आपको सुपर इम्पोज तो हो रही हैं। बीट्स मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको सुपर इम्पोज तो हो रही है, बट आपको, आप गाना जब सुनते हो तो सब सुपर इम्पोज होती हैं, बट आपको पता होता है कि कौन सा म्यूजिक कहाँ पे आ रहा है। तो इसके जो बीट्स हैं सर, तो क्या कहते हैं उसको, एम्पलीट्यूड कम हो, मतलब नहीं नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। बीट होता है द पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड caused by superimpose of two sound wave of slightly different frequency। दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की जब साउंड आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, देखो कुछ ऐसा मिला है, ये देखो अलग अलग कुछ इस तरह से पैटर्न मिला है आपको, देखो यूनिफॉर्म नहीं मिला है, ये सुपर इम्पोज का डायग्राम है, आपको यूनिफॉर्म तो नहीं मिला है ना। बीट का भी सिमुलेशन देख लेते हैं एक बार। बीच आ गया, मैंने बीट लिखा था मैंने ना, जितनी टेक्नोलॉजी उतना ही खराब है, पता है। देखो ये दो वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बहुत वाइब्रेट करना है ना, हर्ट्ज में होता है। इनके सुपर इम्पोज को देखो ऐसा मिला है, कहीं आवाज मोटी कहीं पतली, जैसे म्यूजिक होता है ना, कभी मोटी आवाज कभी पतली आवाज, उसको बीट्स बोलते हैं। देखो यहाँ बहुत पतली मिल गई, फिर मोटी मिली, फिर पतली मिल गई, ये जो पैटर्न मिला इसको बीट बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बीट। यहाँ पर क्या देखो वेव बन रही है, सब सेम है, बस फ्रीक्वेंसी अलग है। हाँ स्पीड सेम है दोनों की, फ्रीक्वेंसी अलग है, तो हमें ऐसा पैटर्न मिला, इसको बोलते हैं बीट। ये बीट पूरा टॉपिक ही है। हाँ गिटार में, हाँ बोलो। ये कह सकता हूँ कि एक साउंड दो वेव प्रोड्यूस कर दे, एक साउंड दो वेव्स प्रोड्यूस कर दे। एक सोर्स। ये कि नहीं हो पाएगा। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, देखो एक जो सोर्स होगा वो एक ही तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसका एम्पलीट्यूड ऐसा ही होगा। सितार की आवाज़ और फ्लूट की आवाज़ दोनों सुपर इम्पोज होकर बीट बना सकती हैं, बट दोनों वेव जो प्रोड्यूस होंगी, चाहे उसे सितार से तुम 1 लाख प्रोड्यूस कर दो, फ्लूट से 1 लाख कर दो, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में वो सेम ही होंगी। कोहेरेंट सोर्स है, मतलब एक सोर्स से एक ही जैसा फ्रीक्वेंसी वाला वेव प्रोड्यूस होगा। वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट फिर अलग चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बारिश हो रही है बाहर। अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये, आज हो जाता है बट आज फिर थर्मल करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, केटीजी छोड़ दूंगा। कहाँ हो पाएगा? हो पाएगा? तुम्हें लगता है केटीजी हो पाएगा? वो हो ही नहीं पाएगा। उसका नोट्स लेके पढ़ लेना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसका नोट्स ले लेना मेरे से और पढ़ लेना उसको, फिर पढ़ते समय। हाँ बड़ा चैप्टर है, वेटेज कम है। अभी देखो 11th में ना स्मार्ट स्टडी खेलना पड़ता है, 70 में 70 नहीं पढ़ा जाता, वो आता नहीं है। 65 पढ़ के 65 नंबर लाया जाता है। वैसे भी मैंने देखो क्लास का एवरेज 40-45 ही जाना है, 1-2 बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे, उसको छोड़ दो। तो 40-45 जब जाना ही है तो क्यों नहीं हम पक्के कर लेते हैं ना कुछ चैप्टर जो हमारे हाथ में है। हमारे स्कूल में तो फ्लूइड 10 नंबर का आ रहा है, और वेव ऑसिलेशन पढ़ो 12 नंबर, तो 22 हो गया। थर्मोडायनेमिक्स थर्मल पढ़ लो, दोनों ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के आसान चैप्टर में से आते हैं, लेंदी में आता है, डिफिकल्ट में नहीं आता है। ठीक है, मैटर्स के बारे में पढ़ना है, बात समझ गए। उसके बाद आपके हो गए 10 नंबर, ये भी हो जाएंगे। कर लो ऐसे करके नंबर ब्रैकेट लो, और क्या। बाकी स्टार्टिंग में चैप्टर्स हो जाएंगे 3-4। अभी तो तुम लोग पहले मेरे को मॉड्यूल टेस्ट दो, आइडिया लग जाएगा, उसी से मैंने बना के दे दिया है। इतने सारे चैप्टर्स क्यों देते हो आप? सोचो एक ही साथ दे दो, तो सोचो एक ही साथ सारा ले आएगा पेपर में। अभी तो फिर भी आपको बल्क मॉड्यूल बना के दे रहा हूँ मैं। अभी तुम फोकस करो कॉन्सेप्ट पे।